सवाल हम आपसे लिखवाने के लिए क्या पहले मुझे बताएं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैपिटल M, इसको आप I मल्टीप्लाई बाय A। अगर करंट कैरिंग ग्रुप है तो I मल्टीप्लाई बाय A लिखो, अगर बार मैग्नेट है तो M मल्टीप्लाई बाय L इफेक्टिव, यहाँ M उसकी पोल स्ट्रेंथ है और L इफेक्टिव दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन। ठीक, चलो अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि एक आधे कन्फिग्रेशन की फोटो बना के दे दिया और हमसे कहे कि इसमें कौन सा कन्फिग्रेशन ऐसा है इसका मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग है, तो मान लीजिए हमारा पहला फोटो ये लीजिए नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, एक फोटो, एक और फोटो ऐसा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, बेटा नोट नहीं करना है, रिक्वेस्ट है तो कोई बताओ, कोशिश करो देखो जैसे आंसर आता है। चलो जब से कह रहा कौन सा कन्फिग्रेशन, तीन पार्ट्स दिए इनमें किसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम 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 समझ पा रहे हो? अच्छा पहले अगर किसी बार मैग्नेट की बात करो तो किसी बार मैग्नेट को हवा निकाल और बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है बेटा? प्लस m और माइनस m, नॉर्थ वाले पोल पर प्लस m और साउथ वाले पर, और दोनों के बीच की सेपरेशन मान लो कितनी बेटा? L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M बराबर बोलो जरा क्या बन जाएगा? आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय बीच की सेपरेशन। डन? यदि बोलो अच्छा देखो ये M किसका है? मैग्नेटिक बार का। अरे कहां से कहां की तरफ? साउथ से नॉर्थ। ध्यान से देखो जरा बेटा, ये कितना हो जाएगा? M। ये कितना हो जाएगा? M। दोनों एक दूसरे ध्यान से देखो कितने एंगल पर, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये कितने एंगल पर? 90। दोनों का रिजल्टेंट कहां से आएगा? 20 से। अगर ये वाला M है ये वाला M है तो आंसर आ जाएगा m√2। इधर देखो जरा सा, इधर कितना है? साउथ से नॉर्थ कितना? M। इधर साउथ से नॉर्थ कितना? M। अच्छा क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल पोजीशन काउंट कर रहे हैं? तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी m net is equal to 0। ये बेकार हो गया। अच्छा इस वाले केस में साउथ से नॉर्थ, इधर भी साउथ से नॉर्थ, तो दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर? तो 60 डिग्री पर रिजल्टेंट होता है बेटा दोनों में से किसी एक का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय √3। सबसे बड़ा रिजल्ट कौन सा? m√2 की m0 की m√3। क्या मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही? हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हमें याद रखना चाहिए किसी वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट का रोल होता है। जैसे इस अकेले मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ ऐसे, ये साउथ से नॉर्थ ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना? प्लीज ध्यान सुनना, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? कहां से कहां? हॉरिजॉन्टल। इसका m साउथ से वर्टिकल, दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो एक वेक्टर ऐसे m है और एक वेक्टर ऐसे m है, दोनों का रिजल्टेंट के बीच से जाएगा इतना, भूल गए? m² प्लस m² प्लस 2mm cos 90। क्या ऐसे इसका सोच लोगे? क्या ऐसे इसका सोच लोगे? चलो इसका आंसर बताओ। अंडर रूट के अंदर रिजल्टेंट बताओ कितना? अंडर रूट के अंदर m² प्लस m² प्लस 2mm cos 60। cos 60 कितना? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, m² कितनी बार? 3 बार। m आ गया बाहर, आंसर m√3। दैट्स इट। एक बार समझ पाए ना? क्या कंपैरिजन कर दोगे? हर टाइप का सवाल में आना चाहिए। चलो अब जरा देखिए, हाँ बेटा छाप ले, कोई नहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कहते मान लो, चलो ऐसे कर लो। हाँ कहाँ? नहीं बेटा ऐसे सोचो ना, कोई कुछ भी मान लो, किसी का कुछ भी कर सकते हो। साउथ साउथ पास में रख लो, नॉर्थ साउथ पास में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नॉर्थ कर लो यहाँ साउथ कर लो, ये कह अच्छा इसका डाइपोल या इसका डाइपोल, ये कहते हैं ना एक का साउथ दूसरे के नॉर्थ के साथ डाइपोल बना है। अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ इतना से तो सवाल पहले कर दे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आगे चलते हैं। अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ l स्मॉल l, अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ स्मॉल l
and magnetic dipole moment capital M. A bar magnet of length L. A bar magnet of length L. A magnetic dipole moment capital M. A magnetic dipole moment capital M is bent in form of an arc. Is bent in form of an arc. Is bent in form of an arc. Is bent in form of an arc as shown in figure. As shown in figure. As shown in figure, I will explain all. The new magnetic dipole moment will be. Yes, sir. The new magnetic dipole moment will be. The new magnetic dipole moment. The new magnetic dipole moment will be. राइट, ये देखिए, ये बार मैग्नेट इसको बेंड कर दिया गया। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसा था। बार मैग्नेट लेंथ कितनी बेटा? L। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया डायरेक्ट कैपिटल M। इसको ऐसे थोड़ा बेंड कर दिया गया, और बेंड ऐसे किया गया कि ये अपने सेंटर पर 60 डिग्री से बेंड कर रहा है। 60 डिग्री सेपरेट। इसकी रेडियस R है। अच्छा, मुझे खाली इतना बता दो बेटा, मैं थोड़ी देर सीखूं। हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M है, जिसकी लेंथ L है, तो क्या इसकी पोल स्ट्रेंथ हम लोग अपने मन से सोच सकते हैं? प्लस M और माइनस M। अच्छा बताओ M बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर कब से देखते चलो, आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय रीच की सेपरेशन। और ध्यान सुनना, क्वेश्चन का पार्ट क्या क्या है? क्या क्वेश्चन में M का जिक्र किया गया है? बोलो भाई, M का जिक्र, क्या लेंथ का जिक्र किया गया है? लेकिन पोल स्ट्रेंथ का कोई जिक्र तो कोई बात नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम स्मॉल m की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे? बोलना पड़ेगा कैपिटल M अपॉन L। ये जानकारी क्वेश्चन की जानकारी से मिल गई। एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M लेंथ L, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ M बाई L हो जाएगी। अच्छा भाई, चलो मैग्नेट वैसे ही टेढ़ा हो गया। अब क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किन दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट की इफेक्टिव लंबाई। हमने इफेक्टिव लंबाई। अच्छा, तो टेढ़ा मेढ़ा करने से क्या पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे पोल स्ट्रेंथ पर फर्क तो केवल काटने से पड़ता है। वही जब पोल्स काटे जाए, जिसको काटा नहीं गया, केवल इसको घुमा दिया गया है, तो अभी भी वाला पोल कितनी स्ट्रेंथ का होगा? प्लस M, ये वाला माइनस M। क्या बात ठीक है? अब बताओ, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम इसको लिख लिए M डैश। M डैश बराबर आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ, दो में से कोई लिखो M, और बीच की लंबाई का मतलब L इफेक्टिव, तो बीच की घुमावदार लंबाई की डायरेक्ट लंबाई, तो डायरेक्ट लंबाई क्या कुछ ऐसी मिलेगी? अच्छा भाई, इतनी लंबाई मिलेगी। अच्छा, तो बताओ, जो ऑप्शन दिए गए, जितने भी ऑप्शंस दिए, इन सारे ऑप्शंस में कहीं ना कहीं रेडियस मिसिंग है, लेंथ मिसिंग है। लेंथ हमारी है कितनी? L। या इसी L को ऐसे बेटा कर दिया, तो आप इन दोनों रिलेशन से देख सकते हो क्या? कैसे रिलेशन कैसे देखेंगे? कैसे ध्यान से देखो, ये रेडियस है और ये क्या आर्क है और ये क्या एंगल है। एंगल 60 डिग्री को रेडियन में लिखो, क्या पाई बाई 3 है? क्या तुम्हें कोई रिलेशन आता है एंगल, आर्क और रेडियस का? आता है। एंगल बराबर आर अपॉन रेडियस। आप सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं। एंगल कितना? पाई बाई 3। आर्क की लंबाई कितनी? L। रेडियस कितनी?
तो अब क्या जरूरत पड़ेगी, तो आर पे रख दो ऊपर, आर को रखो ऊपर, आर बराबर 3 को ऊपर ले जाओ 3l अपॉन पाई। और ध्यान सुनना, आप चाहो तो न समझना है कि किसको किस में लेकर यही छोड़ दो, बाकी भी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी mm। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी m मल्टीप्लाई बाय बीच का गैप। अच्छा तो बताओ ये बीच का गैप कैसे मिलेगा, एक काम मिल सकता है, अगर ये 60 डिग्री बीच से डाल दो परपेंडिकुलर, अलग डालो किसी भी ट्रायंगल किसी भी सर्कल में, तो यही खुद भी कर भी सकते हो। अच्छा तो टोटल कितना है 60, और ये है कॉर्ड, कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर एंगल को डिवाइड करेगा, तो अगर ये 60 है तो इधर आधा कितना 30, इधर आधा कितना 30। क्या तुम्हें अगर ये मिल जाए ये मिल जाए तो क्या हेड टू लंबाई मिल जाएगी। अच्छा इस पार्ट को मान लो अपने मन में x, मान लो x, तो ध्यान से ना। अच्छा मुझे बताओ x में इसमें आपस में क्या कनेक्शन, अब देखा क्या ये एंगल मिल गया, एंगल के ठीक सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड का नाम हाइपोटेनस। तुम्हें क्या इस छोटे ट्रायंगल में, वैसे नाम देते हैं एक नंबर ट्रायंगल में, क्या तुम्हें एंगल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कोई कनेक्शन लगा सकते हो, साइन थीटा, कौन सा लगाओ भाई, साइन 30, क्या लगा दे साइन ऑफ 30, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनस के नाम पर r, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई sin 30 कितना 1/2 मल्टीप्लाई बाय r बराबर x, कॉमन सेंस। हालांकि अब ये काम बेवजह कर रहे हैं, हकीकत तो है कि भी समझाते हैं तो मजा आ जाएगा। बताओ ये कितना है, x बराबर किसके है r/2। अच्छा तो ये कितना r/2, ये भी कितना r/2। अच्छा तो दोनों अगर r/2 तो टोटल कितना r, राइट। कितना है नॉट बेटा, वाला x है, ये वाला x टोटल कितना हो गया 2x। अच्छा ये x किसके बराबर आ गया r/2, 2x किसके बराबर 2x बराबर 2 टाइम्स ऑफ x की बराबर r/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर r। अगर वो आंसर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस वाले पार्ट में F बराबर आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई बाय बीच की सेपरेशन, बीच की सेपरेशन है कितनी r, ये बात समझ गए ना। अच्छा m की जगह m रखो, m की जगह क्या रखो, वहां से निकाला था m/l, और r की जगह पर वो रखो जो l को भी हटा दे। अब एक करा 3l/5, 3l/5, l से l का आंसर 3m/5। एक मिनट सुनो बेटा, हालांकि हमें इस एंगल के थ्रू भी नहीं जाना चाहिए, दिखाई दे रहा है और ध्यान सुनना। अच्छा अगर इसे कंप्लीट करो तो क्या सर्कल बनेगा, इसे सुनो। अच्छा ये कितना, बोलो ये कितना, ये एंगल कितना। अच्छा अगर साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये 60 तो बचे दोनों मिलके 120। अगर बराबर है तो ये भी 60 ये भी, तो 60 60 60, तो ये r तो ये भी r, तो याद करके डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात एंगल का इस r का l के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, एंगल का, या एंगल कितना है 60 डिग्री, डिग्री को लिखा π/3, रेडियस के नाम पर r और लंबाई के नाम पर l, तो आपने रिलेशन लगा दिया एंगल बराबर मतलब π/3 बराबर r के नाम पर l अपॉन रेडियस के नाम पर r। डॉट सुनिए भाई, कौन सा पार्ट है, ठीक है, फिर से बता दो। कोई डाउट है बेटा, सिंपल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख लिया, उससे पोल स्ट्रेंथ मिली, जब इसको बेंड कर दिया तो बेंड करने के बाद दो में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो अपॉन बीच का सेपरेशन। डन। एक सवाल और लिखो बेटा, एक सवाल और बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक नीडल, magnetic needle magnetic needle is suspended parallel to the magnetic field. A magnetic needle is suspended parallel to the magnetic field. A magnetic needle is suspended parallel to the magnetic field required √3 joule of work. Requires
3 जूल ऑफ वर्क। A magnetic needle suspended parallel to magnetic field. A magnetic needle suspended parallel to magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree. To turn it through 60 degree. A magnetic needle suspended parallel to the magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree. Turn it through 60 degree. Find torque to maintain the needle in this position. Find torque to maintain the needle in this position, in this condition. Find torque to maintain the needle in this position. पहले बेसिक बातें बताओ। मुझे पहले बेसिक बातें बता दो कि टॉर्क का फार्मूला क्या है। टाउ बराबर mv sin ऑफ थीटा। अच्छा, अगर किसी डायपोल को θ1 से θ2 डिग्री तक रोटेट कर दिया जाए तो वक्र का फार्मूला क्या होगा? W बराबर mv W के अंदर cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। अच्छा, कहां से कहां तक घुमाया? कहां से कहां तक? देखो ध्यान समझो। कह रहा है कि कोई डायपोल जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई डायपोल इसके पैरेलल था। पैरेलल का मतलब इसका ओरिएंटेशन कितना था? ये वाला साउथ है, ये वाला नॉर्थ है, क्या बिल्कुल पैरेलल का मतलब एंगल 0 रहा होगा? तो पैरेलल मींस लाइनों के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर बोलो θ1 बराबर 0 से घुमाया, घुमाते घुमाते किस एंगल तक ले गए? बोलो 60 डिग्री तक ले गए। तो थीटा बराबर या θ2 बराबर 60 डिग्री तक, पैरेलल से 60 डिग्री तक घुमा दिया, पैरेलल से 60 डिग्री ओरिएंटेशन तक घुमा दिया। तो θ1 की जगह 0 से लेकर θ2 बराबर 60 डिग्री तक। चलो भाई वैल्यू रखो। वक्त अच्छा इस काम के लिए कितना वक्त चाहिए ऐसा बताया क्या है? बढ़िए √3 जूल। तो √3 जूल का काम करना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b है और एंगल θ1 बराबर बोलना पड़ेगा 0 डिग्री, यानी cos ऑफ 0 डिग्री से θ2 बराबर cos ऑफ 60 डिग्री तक घुमा दिया। चलो वैल्यू रखो। तो √3 बराबर mb cos 0 कितना बेटा 1 माइनस cos 60 कितना 1/2। अब देखो √3 बराबर m मल्टीप्लाई बाय b। अच्छा बताओ 1 में से 1/2 गया 1/2। mb बराबर कितना आ गया? हो सकता है छोड़ दो, अभी तुम्हें क्या पता कि mb की जरूरत पड़ेगी, छोड़ दो। अच्छा आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है बताओ, इतना काम छोड़ दो। आगे कह रहा है कि अगर इसे सुनो पैरेलल था और पैरेलल से घुमा कितने पे कर दिया गया 60। अगर इसे यही मेंटेन रखना है तो कितना टॉर्क चाहिए? तो मेंटेन रखने के लिए टॉर्क की आवश्यकता है। तो टॉर्क का फार्मूला टाउ बराबर mv sin ऑफ थीटा। रिक्वायर्ड टॉर्क टाउ बराबर m का पता नहीं, b का पता नहीं, ना पता है ना पता करना है। थीटा कितना? पैरेलल के बाद 60 डिग्री, ये 60 डिग्री sin ऑफ 60 डिग्री, sin ऑफ 60 डिग्री। चलो बेटा टॉर्क बराबर m into b और sin 60 कितना बेटा √3/2। राइट, अब ध्यान से देखो दी गई जानकारी और जो चाहिए उनके बीच में कनेक्शन दिख रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। सबसे तरीका क्या है? सबसे यहां से mb की वैल्यू उठाओ, यहां रख दो या दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड करने से अननेसेसरी क्वांटिटीज हमेशा कैंसिल आउट हो जाती है। राइट, और भाई यहां से mb उठाओ कितना आएगा? यहां से mb उठा लो, यहां से mb बराबर कितना बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय √3। mb यहां से उठाओ यहां रखो। चलो बोलो टाउ बराबर बेटा टाउ बराबर ये कितना 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3/2। 2 से 2 खत्म, √3 कितना 3। क्योंकि टॉर्क है, इससे टॉर्क किसमें आएगा? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो सिंपल फार्मूला बेस कितना वर्क करना पड़ा
और कितना टॉर्क चाहिए, तो फार्मूला लगाए, एक की वैल्यू दूसरे के काम आ गई। बेस 2010 में लेकिन इसको करेंगे इसी बारे में। ये सवाल बेटा इसमें कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसमें मेमोरी बेस है कि तुम्हें चीजें याद हैं, टॉर्क का फार्मूला याद है, तुम्हें वैल्यू रखना आता है, तुम उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 की पावर कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब। एक और सवाल, आखिरी सवाल, टॉर्क का फार्मूला mv sin थीटा, वर्क का फार्मूला mv cos थीटा माइनस cos थीटा 2, जहां से जहां तक घुमाया उन एंगल्स की वैल्यू रखनी होती है। देखो सुनो, वर्क डन किसी एंगल से किसी एंगल तक होता है, जबकि टॉर्क किसी भी एंगल पर लग रहा होता है। अगला सवाल, सवाल का पहले फोटो बनाना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁴ प्लीज देखो, देखो ये देखिए एग्जांपल 2010 मेंस। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ध्यान से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है ऐसे, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के क्लोजली बाउंड टर्न है। सोलेनॉइड इसमें क्लोजली बाउंडेड टर्न है 2000, number of turns are given as 2000 turns। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्टिव है वो 5 × 10⁻⁻² टेस्ला, 5 × 10⁻⁻² टेस्ला, इतनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव, राइट। इसमें जो करंट आ रही वो 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.4 × 10⁻⁴, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 1.5 × 10⁻⁴ in terms of meter square। क्लोजली बाउंडेड सोलेनॉइड 2000 टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट इसे लटका दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड में। राइट, और जो इसका एक्सिस है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस सोलेनॉइड का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ऐसे एक्सिस का 30 डिग्री एंगल बना। इसको लिख दे रहा हूं कि एंगल between axis of solenoid and magnetic field, angle between axis of solenoid and magnetic field। अगर आप टॉर्क करना है, फाइंड टॉर्क, एक लाइन का सवाल है, सवाल इतने बड़े बड़ा लग रहा हुआ एटलस सवाल है, बहुत डेंजर है। डायग्राम थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, इसे बता दें आपको क्या है।
कौन नीचे करो, चेक करो, एक बार चेक कर लो, डेटा चेक कर लो। मान लो ये सोलेनाइड है, मैं तो रखो मैं सीखो कि मान लीजिए सोलेनाइड है। सोलेनाइड का मतलब सिलेंडर का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर किसकी एपी करी गई है, वायर, वायर में क्या है करंट, सोलेनाइड पे। अच्छा सोलेनाइड का ये क्या है, एक्सिस। मान लो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसी, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंटेंसिटी की है, B। सुनते जाना, एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मान लीजिए कितना, थीटा। समझ से चलो। अच्छा मुझे बताओ थीटा, अब इसको टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फार्मूला आता है, टॉर्क का जितना फार्मूला आता है हम जानते हैं, टाउ बराबर m b sin of थीटा। और थीटा बेटा सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, ये इसको किसी भी सवाल को अच्छा सवाल अपना सवाल मान कर तो सब समझ में आ जाएगा। तो थीटा क्या है, एंगल इससे किसके बीच का, वेक्टर क्वांटिटी इसके बीच का। वेक्टर क्वांटिटी का कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझे डायरेक्ट बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रही और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एरिया के परपेंडिकुलर। ऐसे होता है किसी प्लेन के कर्वेचर ऑफ करंट के परपेंडिकुलर। तो आई थिंक जो एक्सिस है, याद रख सकते हो इस बात को कि जो एक्सिस है वही दरअसल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन है और दोनों के बीच इंटरेक्शन कितना है, थीटा। राइट। अब मुझे एक बात बता दो, ये बार मैग्नेट होता तो हम m की जगह पर m मल्टीप्लाई बाई n लिखते, लेकिन ये बार मैग्नेट नहीं है, ये तो करंट कैरिंग मैग्नेट है। तो करंट कैरिंग मैग्नेट का m बराबर कितना होता है बेटा, I मल्टीप्लाई बाई a। अच्छा काश एक टर्न होता तो I a से कम चल जाता, यहाँ पर टर्न्स की संख्या एक से ज्यादा है, तो जितने टर्न होंगे सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक साथ असेंबल होगा। तो अगर एक टर्न है तो IA, दो टर्न है तो 2IA, तीन है तो 3IA, n है तो NIA। अब पूरा फार्मूला तो बना के बताया था, उससे याद करो। टाउ बराबर m की जगह बेटा, m की जगह पर NIA, मैग्नेटिक फील्ड कितनी B, एंगल कितना sin थीटा। ये फार्मूला है तो कल इस फार्मूले में वैल्यू रखनी, आइए रखते हैं। टाउ बराबर टाउ बराबर बोलो भाई NI AB sin थीटा। नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा, 2000। डायरेक्ट कितनी, 2 एम्पीयर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे सब बनी बनाई वैल्यू है, 1.5 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, 5 × 10 (-2). sin थीटा में थीटा कितना, अरे थीटा होता है m और b के बीच का एंगल, और m की वही डायरेक्शन होगी जो एक्सिस है, एक्सिस। तो इसके और b के बीच एंगल कितना, 30, ये sin 30। बस बेटा पहले जो कहते हैं कि पहले डिजिट से इकट्ठा कर लो, पावर इकट्ठा कर लो ना। देखो 1 2 3, 3 प्लस की पावर खत्म, यहाँ प्लस की 3 पावर। अगला देखो बेटा, ना देखो 2 दूनी 4, 15 चौकों 7, आई थिंक 6.0। इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म। इनटू 5 भी है, इनटू 5 रख लेते हैं। इनटू sin 30 भी है, 1/2 रख लेते हैं। इनटू 10 की पावर बेटा 4 3 का डिफरेंस -1 -2 -3। देखो बेटा कोई चीज होती नहीं। अब देखिए 5 6 अरे यार 2 से काट दो, चाहो तो ऐसे 3 बार कटे, डेसिमल था बेटा, डेसिमल। 2 से काटो 3 बचे 15 इनटू 10 की पावर -3, क्योंकि पावर टेस्ट के आंसर किसमें, न्यूटन में। बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं, हम बताएं अगर डाउट आने के चांसेस भी तो कहां आ सकता है, थीटा पे। थीटा क्या होता है, एंगल किसके बीच का, m और b के बीच का। अच्छा m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। असल में अगर मान लीजिए ये सोलेनाइड है, समझिए कि अगर ये सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड, तो सोलेनाइड में ऐसे वायर है, ये ऐसे, तो सोलेनाइड ये एक्सिस है, ये एक्सिस। अब देखो तो ये जो एक्सिस निकल के बाहर आएगा, ये क्या कॉइल के परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपको याद हो तो फिंगर की कर्वेचर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का इशारा ध्यान से देखो क्या एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो किसी भी सोलेनाइड का, किसी भी मल्टीपल लूप की कॉइल का
जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी एक्सिस के एक्सिस के अलोंग। तो m का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू टेढ़ा। आप ऐसे लिख सकते हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड सीधा रहा होगा, कॉइल टेढ़ी रही होगी, क्या फर्क पड़ता है, दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री। डन। नेक्स्ट शेडिंग डाल दीजिए बेटा। एक मिनट बोलिए सर। Properties of magnetic material. क्या सर? Properties of magnetic material. शीट में लिख लो, बिल्कुल सही बात है ना। से कहा भी था कि रिवीजन शीट लेके आइएगा, तो अगर आपके पास शीट है तो आप चाहे तो सारी बातें शीट पे लिख सकते हैं। जैसा बेटा अच्छा लगे, आप चाहो तो शीट में लिख लो, चाहो तो बॉक्स में लिख लो, जैसी आपकी मर्जी। एक डाल दीजिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा हो तो मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो ध्यान से सबसे पहली बात समझते चलना बेटा, उसको बनाओगे नहीं, सीखोगे। अगर हमारे पास कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं, अरे करके कहीं सवाल नहीं, ऐसे ना कोई करके कहीं सवाल, इसमें करंट डाल, मान लीजिए करंट कितना रहा बेटा, आई, इधर भी कितना आई, ये करंट है। प्लीज सुनोगे, क्यों सुनो? मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, कितनी? अभी तो सब पता, E बराबर म्यू नॉट n, बोला हटेगा, E बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n मल्टीप्लाई बाय I। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I क्या है? करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किए हुए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड चाहो तो इसको पोल के फॉर्म में दिखा सकते हो, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हमने कोई आयरन का पीस डाल दिया, लोहे का टुकड़ा डाल दिया। अच्छा, लोहा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अभी बात बताएंगे। तो लोहे में एक प्रॉपर्टी पता क्या है, ये किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, यानी कुछ देर तक अगर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इट विल बिहेव इटसेल्फ एज अ मैग्नेट, कुछ देर बाद ये खुद ही चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो हमने इसमें लोहे का पीस रख दिया, ये लीजिए, लोहे का पीस मैग्नेटाइज होने के लग दिया। कुछ भी लिखवाएंगे नहीं, बस सुनते चलो, अगर इतना समझोगे तो लिखवाने का काम कम हो जाएगा। अच्छा, जैसे पीस रखा तो पहले लोहे के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड थे। रैंडम ओरिएंटेशन मैग्नेट नहीं बना सकता, अरेंज ऑर्डर होना चाहिए। अरेंज का मतलब सब नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ लाइन से लगे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें जो एक्सटर्नल फील्ड है, तो बताना कॉइल का ये फील्ड क्या इस पीस ऑफ मैग्नेट के लिए, पीस ऑफ आयरन के लिए एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम करेगा? तो अभी ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, आई मीन इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में काफी देर तक रखा जाए तो क्या ये भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा? तो सही समझना। अब देखो, इसके अंदर इस पीस ऑफ आयरन के अंदर वैक्यूम में, यानी जब आसपास कोई फील्ड नहीं है, तो इसमें एक इटसेल्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम बी नॉट। एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड में रखने की बात आएगी, उसका नाम रख लीजिए बी एम, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी नेट है, ये इसका बी नेट है, लोहे के टुकड़े में डेवलप हुआ टोटल मैग्नेटिज्म डिपेंड करेगा दो बातों पर। एक, वैक्यूम में उसके पास पहले से कितना था, प्लस
मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कितना और आ गया, राइट? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक पीस दो बातों से मिलकर बनेगी, इसके अंदर खुद का कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था प्लस इसमें नई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी फील्ड में रखने पर कैसे डेवलप करेगी। क्या बात ठीक है? अब जरा सुनते चलो। असल में B प्रोपोर्शनल टू, आप सुनते चलो, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया जाए, इसे डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B को म्यू या म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया जाए, म्यू कह दो या म्यू नॉट को, हालांकि म्यू नॉट यहां रखोगे तो यहां B नॉट रखना पड़ेगा, ये फ्री स्पेस मैग्नेटिज्म है। सो B नॉट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू Ni, इट इज आल्सो इक्वल टू H, इसे हम H कहते हैं। H क्या है? इसका नाम है इंटेंसिटी थोड़ा थ्योरेटिकल बेस है, चाहो तो नोट कर सकते हो साथ साथ, मान दे सोलेनोइड, भाई कोई करंट कैरी सोलेनोइड है, इसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट बनाना चाहते हैं और इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी वो दो बातों से डिसाइड होगी, पहले से कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है प्लस फील्ड में रखने पर कितना प्रॉपर्टी और आ गया, राइट? तो बेसिक बातें बता है, हालांकि थ्योरेटिकल है, तो कोई नई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं, इसमें कनेक्शन ठीक। अच्छा एक बात और, तो B का फार्मूला था या B नॉट का फार्मूला था, B नॉट बराबर म्यू नॉट Ni, सो B नॉट अपॉन म्यू नॉट क्या बन जाएगा? Fi, इसे कहेंगे H का पूरा नाम, और ध्यान सुनना, इसे आप कह सकते हो, थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम भी बेटा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम और आसानी कर सकते हैं। इसका नाम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कह सकते हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एक मिनट रुको भाई, सुन भी लिया करो, इसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह सकते हो, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस, ये इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगी, मतलब जितनी, अरे कॉमन सेंस की बात है, सोच के देखो, अगर इसमें अच्छी करंट आएगी, I अच्छा होगा, I अच्छा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होगा, B अच्छा होगा तो H भी अच्छा होगा। और H करता क्या है? H का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, करता क्या है? मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, तो जितना अच्छा I उतनी अच्छी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और जितनी अच्छी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उतने ही अच्छे से सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, राइट? डन। अब देखो ऐसे करके एक आर्टिकल लिखते हैं, सेकंड आर्टिकल, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, सुनते जाना। अच्छा बताओ, जब आपने शुरुआत में आयरन का पीस लिया था तो आयरन के पीस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट रैंडम था, और जैसे ही आप ऐसा समझिए कि क्लास बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, जितनी इच्छा होती है बदमाशी, यहाँ कोई घूम रहा है, कोई यहाँ कोई जूतों का रखने का। अब असल में कहो, जैसे प्रिंसिपल आया, जैसे प्रिंसिपल क्लास टीचर आया, डंडा लेके आया, तो क्या सभी तुरंत अरेंज हो जाएंगे? तो जो प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का काम कर रहा है, ताकि जो रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैसा हो जाए? अरेंज हो जाए, राइट? तो जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी तो मैग्नेट के अंदर का जो रैंडम ओरिएंटेशन था वो थोड़ी देर बाद आपको अरेंज दिखाई देगा। आप चाहे उसका दूसरा फोटो बनाना, ट्रांसफॉर्म करके फोटो बनाना, हम भी ऐसे बनाते हैं ताकि आप याद रख सकें कि इसमें थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होगा, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स एक अरेंज पैटर्न में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अरेंज पैटर्न में आ जाएगा। अब सुनो, प्लीज सुनो, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है जो कि अपने आप में नन्हा सा साउथ पोल नॉर्थ पोल, नन्हा सा साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये छोटे छोटे डाइपोल्स का अरेंजमेंट है, डाइपोल्स का अरेंजमेंट। और छोटे छोटे डाइपोल्स का जो अरेंजमेंट है इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। सुनते जाना, डेवलप हो रहे हैं।
हो रहे हैं। सो दैट ये मैग्नेट जैसा बन सके। राइट, इसे मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप हो रहा है जो जगह ताकि मैग्नेट जैसा बन सके। इसके जैसा एक और टर्म, सेकंड टर्म थोड़ा सा इन दोनों नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज नहीं हो गए। उसका नाम है आई। आई का नाम बेटा इंटेंसिटी नहीं, नॉट करंट। आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज आई। ये होती क्या है? ये है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। मतलब अरे सोच के देखो इस बात, आप समझते चलो। आपने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसके अंदर डाइपोल्स का जो रैंडम अरेंजमेंट था वो अरेंज हो गया। असंख्य संख्या में डाइपोल्स बन गए। अब ध्यान से आपके लिए मैटर नहीं करता कि अंदर कितने डाइपोल तैयार हो गए, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में डाइपोल तैयार होंगे उतना अच्छा मैग्नेट बन जाएगा। और डाइपोल की संख्या पर यूनिट डेप्थ या पर यूनिट एरिया नहीं बल्कि पर यूनिट वॉल्यूम देखी जाए। राइट, नेक्स्ट बड़ा टर्म कंफ्यूजिंग। हेलो, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई का नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या 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 है? क्या है? एक्चुअली होता क्या है? अरे भैया तो बोल रहे बदमाशी कर लो। ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है ना? ससेप्टिबिलिटी बताती है कि पूरी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अडॉप्ट करने की कैसी टेंडेंसी रखता है। या मैग्नेट की सुनते रहो बेटा, ये सब टर्म इतने कठिन है अपने आप में कि मानिए देखो समझ के ही याद रखा जा सकता है। डायरेक्ट याद नहीं रखा होगा। इसका मतलब क्या है? ससेप्टिबिलिटी यानी कि जाहिर। इसका मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में गया और मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही खुश हो गया तो क्या करे? मैं भी मैग्नेट बन जाऊंगा। उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी। ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक आयरन का पीस है, आयरन के पीस को काफी देर तक चुंबक के संपर्क में रखो, अपने आप आयरन जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है? ससेप्टिबिलिटी बताती है किसी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। अगर किसी का मैग्नेटिक फील्ड में एटीट्यूड नेगेटिव है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल, उन्हें जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो मैग्नेटिक फील्ड से अरुचि दिखाएंगे, कोई मतलब नहीं, हटना चाहेंगे, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। क्या ये बात समझ गए? इसके बारे में एक लाइन लिखिए जरा। बोलिए। It defines how easily the substance adopt magnetism, accept magnetic field. It defines how easily the substance adopt accept magnetic field. आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड।
एटीट्यूड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एटीट्यूड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एटीट्यूड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। The psi m is represented as आप ऐसे लिख सकते हो कि intensity of magnetization is proportional to h। इस बात का मतलब क्या, प्लीज बता, फिर करके बताना डेफिनेशन में आई क्या, इंटेंसिटी ऑफ, जितनी अच्छी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा क्या उतनी अधिक संख्या में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा और सब्सटेंस उतना ही अच्छा मैग्नेट बन जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी किसी सब्सटेंस का मैग्नेट बनना किस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने उसे कितने स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। H का मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। क्लियर हो गई? प्रोपोर्शनलिटी का जाओगे तो कांस्टेंट आएगा, सो I बराबर xi m into h। तो xi m बराबर यहां से क्या जाएगा, xi m is equal to h upon I। अब देखो ग्राफ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तुरंत ग्राफ सिखाते हैं इसे जरा अपना बेटा डायरेक्टर मेरे नंबर जाए सर एक बार फिर से बता दीजिए। इस बेटा पूरे चैप्टर में ही सकता है, अभी ये मान लो बहुत ध्यान सुनो। h क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, काम क्या है, सब्सटेंस को क्या करना, सिंपल सी बात ठीक है। और h है क्या, b अपॉन म्यू नॉट या b नॉट अपॉन म्यू नॉट बराबर n टाइम्स ऑफ I। अरे b बराबर म्यू नॉट n I था तो b बाय म्यू नॉट का डिवीजन कर दिया तो h बन गया। अच्छा सुनते जाओ, क्यों देखना, जितनी अच्छी करंट उतना ही अच्छा सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है गलत? जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड उतनी अच्छी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक टर्म नया है, खेल वही चलता, एक अगर करंट अच्छी आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर अच्छा बनेगा। जितना अच्छा सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसका नाम, एक सिंपल सी बात, आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में एक आदमी खाना परसता है, उसका नाम क्या होता है, वेटर। काम खाना परसता, नाम एक्चुअल में वो इंसान। देखो समझ पा रहे ना, आपने जो फील्ड लगाई वो एक्चुअली है क्या, टी है। टी का फार्मूला आता है तुम्हें, अरे सॉलिड के अंदर टी का फार्मूला आता है, तो टी बराबर म्यू नॉट, लेकिन इस टी का नाम बदला गया, टी को म्यू नॉट से डिवाइड करके उसका नाम रखा गया एच। और इसका काम क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा जितनी अच्छी करंट उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड, उतनी अच्छी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उतनी अच्छी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या उतनी अधिक संख्या में डाइपोल बनेंगे, उतनी अच्छी होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन इस बात पर डिपेंडेंसी है, नहीं भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, अगर आप मैग्नेटाइज होना ही नहीं चाहते, क्या मैग्नेटाइज कर पाएगा? इसके अप्लाई करने के बाद अब डिपेंडेंसी सब्सटेंस की है, भाई हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, क्या आप मैग्नेटाइज होना चाहते हैं? ये बात कौन बताएगा? ससेप्टिबिलिटी बताएगी। ससेप्टिबिलिटी का असल नाम क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं ब्रह्मांड में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर तीन तरह के सब्सटेंस हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो। डाया का मतलब जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड में फीबली रिपेल हो, दूर भागे, वो डायमैग्नेटिक, राइट। दूसरा पैरा, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर थोड़े से मैग्नेटिक कैरेक्टर को अडॉप्ट कर ले, उसका नाम पैरामैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, उनका नाम फेरोमैग्नेटिक। आयरन उन्हीं में से एक है। क्या की बात ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, बहुत सोच समझ बताना, मानो तुमसे कहते हो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एटीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या वो अट्रैक्ट होना चाहता है, दूर भाग रहा, तो उसका नेगेटिव है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी भी कैसी आई, नेगेटिव। बात समझ गया ना? अच्छा आयरन का एटीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड में कैसा है, पॉजिटिव। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को अडॉप्ट करके खुद मैग्नेट बनना चाहता है? यस, क्योंकि आयरन कैसा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब बात आती है फेरो और पैरा। फेरो और पैरा कह रहा हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अडॉप्ट कर लेंगे, और फेरो कह रहा है हम बहुत अधिक
सनलाइट को अपने अंदर जाने देंगे, हम एक अच्छे पैकेट बन के दिखाएंगे। दोनों में से किसकी सस्टेबिलिटी ज्यादा? फेरो की, क्योंकि फेरो का एटीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड में पैरा से ज्यादा अच्छा है। जो बात समझ आ रही है? तो सावधान से आपने क्या लिया कि डायग्राम नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं। एक्चुअली ये तैयार किया, इसको इसलिए तैयार किया ताकि आपके दिमाग में कम से बातें बैठे। चैप्टर पूरा बहुत गंदा, ट्रस्ट मी बहुत गंदा चैप्टर, इससे गंदा चैप्टर मैंने में बुझाया नहीं। ये आपको धीरे धीरे सीखना, क्योंकि प्रॉपर्टी है बेटा, ये रट लोगे तभी काम चलेगा। समझ लोगे? सुभान अल्लाह। आपने क्या लगाया? आपने लगाया करेक्ट, किसमें लगा दिया? सोल्यूशन। अंदर क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना? B बराबर म्यू नॉट Ni। इस मैग्नेटिक फील्ड को B से म्यू नॉट से डिवाइड किया तो क्या बन गया? H। इस एक्स्ट्रा काम क्या है? मैग्नेटाइज करना। किसको? किसी भी सब्सटेंस को। अगर सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा उसकी पहचान क्या है? उसके जो रैंडम ओरिएंटेशन होंगे वो क्या बन जाएंगे? अरेंज ओरिएंटेशन डाइपोल बन जाएंगे। तो H लगा करके आप किस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे, मैग्नेटाइज होते उसमें आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन ये बात डिपेंड करेगी कि उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है। अब ठीक है, क्लियर हुआ? एक और बात, परमीबिलिटी खूब इस्तेमाल किया हमने इसका, इसके डेफिनेशन जरूर डेफिनेटली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज आई है। अच्छा पहले ग्राफ की ग्राफ बना लेते हैं और तुरंत बनेगा इसे बात ग्राफ को जरा कैसा बनेगा? मान लीजिए हमसे बोल रहे हैं ये एक्सेस x का और ये एक्सेस y का। x का नाम बोलना पड़ेगा, नाम कई बार बोलो बेटा। इसका नाम है, असल में ये डिफिकल्टी आपको इसलिए हो रही क्योंकि आप ये सारे नाम पहली बार सुन रहे हैं ना। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी x I का बेटा आप समझता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो समझ क्या चलता है? अगर दोनों के बीच कोई ग्राफ आता है तो ग्राफ में कितनी बातें काम, या बातें पकड़नी पड़ेगी? कितनी बातें काम? तो स्लोप और एरिया। इसमें क्या काम का? स्लोप। स्लोप देखो, स्लोप का मतलब थीटा से क्या मिलेगा? और tan थीटा क्या होता है? d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन d ऑफ, तो बोल बताओ क्या di अपॉन dx लिख दे? अच्छा di थोड़ी का इंफॉर्मेशन है, अगर पूरे नीचे तो d हटा दो, तो जरा क्या बनेगा? अरे ऊपर भी फ्रैक्शन डाल दिया, नीचे भी डाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I by H किसके बराबर? ससेप्टिबिलिटीज आई है। और ध्यान से ये ग्राफ किसी का है। अच्छा मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल कितनी कैटेगरी का हो सकता है? D डाया, पैरा या फेरो। अच्छा इन सब के एटीट्यूड की बात करो, इसका एटीट्यूड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा कैसा, इसका एटीट्यूड कैसा, इसका एटीट्यूड कैसा? स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, थोड़ा सा प्लस है, खुश है, हाँ ठीक है चलो डॉक्टर। इसका एटीट्यूड कैसा? लार्ज पॉजिटिव, तगड़ा वाला, राइट? अब जरा देखो, अच्छा ये थीटा 90 की 90 से कम, अबे देख 90 की 90 से कम, 90 से कम के थीटा के लिए tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। यहां से देखो फोटो में थीटा 90 से कम, अगर थीटा 90 से कम तो वैल्यू tan थीटा की पॉजिटिव की नेगेटिव, और अगर वैल्यू ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, और ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव केमिकल सब्सटेंस के लिए हो सकती है पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है ये किस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरा या फिर फेरो। एक और एक और बेटा H, ये वाला इधर X पॉजिटिव, H नेगेटिव, I पॉजिटिव, I नेगेटिव। आंसर दीजिएगा। एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा मिलेगा। अच्छा सुनो, इन दोनों ग्राफ में क्या फर्क है? थीटा छोड़ो, थीटा तो सिखा ही देंगे, थीटा तो सिखा ही देंगे, और क्या फर्क है? आज से करो, आज से सुनो, इसमें जो आपने H लगाया है उसकी वजह से पॉजिटिव इंटेंसिटी यानी मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए, समझो। तो इसमें वही H लगाने से मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव इंटेंसिटी के साथ नहीं बल्कि नीचे गया, नेगेटिव हो गया, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए।
ये अपने आप को अरेंज कर रहा, अट्रैक्ट हो रहा, ये वाला रिपेल हो रहा, ये वाला डायमैग्नेटिक। ये समझने की बात है। अब तो तुम समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा देखिए ये थीटा पॉजिटिव होता है, अगर ये थीटा का पॉजिटिव सेंस है, अरे यार एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, अगर थीटा पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। और tan थीटा भी कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। और tan थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप कैसा? नेगेटिव। और h i का स्लोप क्या है? बोलना पड़ेगा I upon h, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? ससेप्टिबिलिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये किस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी इसकी है डायोड। सो इट्स डायोड। बेटा बिल्कुल परेशान मत होना, पहले जो समझ में आता जा रहा है वो पूरा कंफर्ट दे रहा हूँ। जो समझ में आता जा रहा पहले उसे डल करने समझ रहे, फिर एक बार एक कंबाइंड चार्ट में सारी बातें रिवाइज करा। सर दाया पैरा पैरो पैरी नहीं होता क्या? पैरी मैग्नेटिक बेटा स्लोप डिसाइड करेगा, स्लोप और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा मटेरियल तीन ही होते, दाया पैरा पैरो, हाँ पैरी मैग्नेटिक और एंटी ये सब वो इसमें बेसिस पे हो सकता है, वो इसमें बेसिस पे होगा। ऐसे तीन ही होते हैं। ऐसे हमारे बेसिस दीदी बातें जानती है ना, तो उसमें हो सकता है बेटा हाँ इसमें बेसिस पर और एक दूसरे ओरिएंटेशन बेसिस पर उसका बेटा अभी कोई रोल नहीं, एक्सटर्नल फील्ड में उस सिस्टम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज तो ये पढ़ी रहे तो एक और बात पढ़ लेते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ टेंपरेचर। डिपेंडेंसी ऑन टेंपरेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेंपरेचर। इससे पहले कि डिपेंडेंसी पढ़े तीनों मटेरियल का एक बार थोड़ा सा डिटेल हिंट पढ़ लेते हैं कि डाया कैसे पहचानेंगे, पैरा कैसे पहचानेंगे और फेरो कैसे। सर पढ़ेगा बिल्कुल पर एक बार सारी चार्ट को एक बार कनेक्ट करके रिवाइज कराते हैं तो सुनते रहो। हाँ भाई तीन तरह है, उसके से रोको सिलेंडर। अब जाओ साइड में चार्ट ड्रॉ कर दो, दिमाग में रखो हमारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ magnetic properties, on the basis of magnetic properties के बेसिस पर हमारे पास तीन वैरायटी है। कौन सी बेटा? कौन सी वैरायटी बेटा? एक तो डाया, आते जाओ ये बनाते जाओ बेटा, इसे छोड़ दो। अभी ये पता अगर डाया पैरा फेरो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए तो टेंपरेचर डिपेंडेंसी सीखने में बड़ी आसानी होगी, ग्राफ समझने में आसानी होगी। तो डाया एंड डायामैग्नेटिक और वो बेटा पैरामैग्नेटिक। अभी मन लिखते लिखते याद हो जाएंगे, लिखते लिखते। तीसरा कौन सा बेटा? फेरोमैग्नेटिक। राइट, डाया पैरा और फेरो। पहली बार when placed in external magnetic field, और ध्यान सीखो when placed in external magnetic field, ये फील्ड रिपेल होते हैं। ये फील्ड रिपेल होते हैं, राइट। ये वाले बेटा वीकली अट्रैक्टेड, ये वाले स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखो, सारी बात समझ जाना, जैसे ही आपने इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये नीचे बनाए नहीं, एक मिनट सुन ले, इस फोटो को बनते हुए देखें। आपने इसमें जैसे ही मटेरियल रखा, कौन सा मटेरियल रखा? डाया। तो डाया कह रहा है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कतई पसंद नहीं करेंगे, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जाने देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी तो क्या करेंगे? क्या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटीन्यूअस कर रहे हैं, देखकर मजबूरन
ये कर्व जो अंदर से जाने के मोड पे थे वो मजबूरन बेचारे अंदर न जाने के बजाय घूम के चले, अंदर न जाने के बजाय घूम कर चले, ऐसे राइट। नहीं अब जाने की इस वाले केस में क्या है कि जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी मेटेरियल को रखा, ये रखा, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, जिस तरह वही है पैरामैग्नेटिक है, तो ये बाहर की लाइनों को फील्डली अट्रैक्ट करेगा और अंदर से होके जाएंगे, इक्का दुक्का लाइनें मटेरियल के अंदर से नहीं जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक साइड अलाउ हो रही, जा रही, उनको परमिशन मिल रही, इसकी परमिटिविटी भी पॉजिटिव है, इसे परमिशन नहीं दे रहा, इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अंदर से जाने नहीं देना चाहता। और आखिरी वाले में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड में जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल को आई मीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा तो मोस्ट ऑफ द लाइन अंदर से ही पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो गुच्छा है वो मैक्सिमम गुच्छा अंदर से पास होगा। डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? ये ऐसा समझो, थोड़ा समझो, करवाएंगे भाई। देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे इसमें एक बाउल रखो, ये रहा बाउल, और बाउल में कोई मटेरियल भर दो, बाउल में कोई मटेरियल भर दो। मटेरियल तीन ही कैटेगरी का हो सकता है, और कौन सा? डाया, पैरा, फेरो। अगली फोटो देखो, इसकी थोड़ी देर बाद फोटो क्या होगी, तो अगर इसकी फोटो चेंज होगी, अपने आप मटेरियल हमको ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। क्या मतलब इसका? बहुत ध्यान सोचना, क्या ये मटेरियल बीच प्रॉपर्टी का, क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल पोल्स के पास रखा है? अब पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल पोल्स के करीब रखा गया है वो पोल के प्रति सेंसेशन दिखाएगा, पोल्स की संवेदनशीलता दिखाएगा। तो अगर ये डाया हुआ तो ये पोल को महसूस नहीं, पोल की तरफ नहीं बल्कि पोल से दूर जाए। एक जो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स हैं उनसे कॉमन सेंस की बात है, जैसा मटेरियल वैसा बिहेवियर। अगर ये डाया है तो इसका व्यवहार नेगेटिव है, एटीट्यूड नेगेटिव है, तो पोल्स को पसंद नहीं करेगा, पोल से दूर भागेगा, इधर भी दूर भागेगा, इधर भी दूर भागेगा, तो बीच में एक्युमुलेट हो जाएगा, ऐसा पहाड़ जैसा लगता है। कौन सा मटेरियल है? डाया। अच्छा बताओ, अगर यही मटेरियल ऐसे हो जाता तो क्या जैसा लेवल है उसका न्यूट्रल एटीट्यूड है, पोल्स की तरफ थोड़ा खिसक गया, तो क्या ये पैरा बन सकता है? ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर इसी मटेरियल की बात करें वो ऐसे हो गया, यानी पूरा का पूरा पोल्स की तरफ चला गया, बीच में नाम के बराबर मटेरियल चला गया, या तो साउथ चला गया या तो नॉर्थ चला गया, स्ट्रांग फील्ड की तरफ चला गया, फील्ड को महसूस कर रहा है, उसके लिए एटीट्यूड इसका पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो गया? फेरोमैग्नेटिक। फिर आउट करिए बेटा, चल एग्जांपल भी देंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल डाया में लिख लो बेटा, मैं लिख दे रहा हूं। कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, NaCl, H2N2, ऐसे अलग याद कैसे रखो? इतनी सारी बात याद कैसे रखो? याद रखो जितने सबसे अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल हैं वो सब डाइमैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाँ बेटा बोलो, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, आने वाला दिखाने वाला NaCl, हवा का मैक्सिमम कंटेंट नाइट्रोजन N2 इसी में है। इस सब ग्लास, इन सब का एटीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति नेगेटिव।
पानी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कह सकते। हीलियम कैसा हो, केमिस्ट्री चल रही है, एक अनपेयर्ड नहीं, हीलियम इसी है। पारा अल्कोहल यानी देख लो जितने इंपॉर्टेंट सब दिमाग में रखो। भैया सुनो, रटे होने चाहिए। अच्छा पैरा, पैरा सोडियम एल्युमिनियम एंटीमनी O2, सोडियम एल्युमिनियम एंटीमनी O2 जो मैक्सिमम अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब फेरो में बेटा फेरिको, आयरन, निकल, cobalt, Fe3O4 and their alloys. Fe, NiCO, Fe3O4, benzoferric oxide, I think. क्या नाम इसका? नहीं आई थिंक फेरसोफेर। दो है ना, फेरस भी है, फिर डबल पॉजिटिव एंड alloy. हालांकि सही बात है कि सबसे पहले हमें यही चार्ट होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में भी इंट्रोडक्शन होगा तो समझ पाओ। कल कलर बना के इसके पार्ट को अलग करेंगे आगे देखें। अच्छा एक बात और देखो, एक बात और समझते चलिए, इनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रुचि ही नहीं रखते उनका नाम क्या है? और जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रुचि ही नहीं रखते उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के परिवर्तन का भी कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में शायद सुना नहीं सुना तो याद रखना कि किसी भी मैग्नेट को अगर ऊंचाई से बार-बार गिराया जाए, उसे पीटा जाए या गर्म किया जाए, तो क्या ऐसा होने पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी? और रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो याद रखें किसी भी मैग्नेट को बार-बार ऊंचाई से फेंकने पर, टेंपरेचर बढ़ाने पर, इन सारी बातों को उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर डिप्रिशिएट करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एटीट्यूड बेकार हो जाता है, यानी उसकी ससेप्टिबिलिटी ध्यान दें। टेंपरेचर बढ़ाने पर किसी भी सब्सटेंस जिसमें ससेप्टिबिलिटी यानी है जो मैग्नेट बन सकने की क्षमता रखता है, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एटीट्यूड कमजोर हो जाएगा। तो याद रखें, ऐसा क्यूरी साहब का कहना था, क्यूरीज लॉ क्या कहा था उन्होंने, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एटीट्यूड बेकार हो जाएगा। तो टेंपरेचर का बढ़ना, एटीट्यूड का घटना, तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ध्यान दें, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जैसे जैसे कोई सब्सटेंस गर्म होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बेकार एटीट्यूड रखेगा, नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा और कमजोर। यदि एक अच्छा मैग्नेट है, अगर तुम चाहते हो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, उसको आधे घंटे गैस के ऊपर रख के गर्म कर दो, वो न्यूट्रल पीस बन जाए। बसंत पार ना एनी प्रॉब्लम? अच्छा ये बात किसके लिए लागू होती है? सुनो तो भाई, ये बात किसके लिए लागू होती है? जो मैग्नेट बनने की क्षमता रखता है। ऐसे कितने लोग हैं? तो पैरा या फेरो। गाया का तो मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है, तो जिसका मतलब नहीं उसके लिए लॉ नहीं है। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पैरा एंड फेरो। नेक्स्ट इज फ्यूल टेंपरेचर। क्यूरीज टेंपरेचर, ये वो टेंपरेचर रेंज है above this temperature, above this temperature, इस टेंपरेचर के ऊपर फेरो becomes पैरा।
पर्टिकुलर टेम्परेचर, नॉट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एग्जांपल के तौर पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक टेम्परेचर ले लेते हैं। एग्जांपल सकता है ना सुन रहा है, एग्जांपल ले लिए तो नहीं। एग्जांपल करो, मान ली एग्जांपल के तौर पर एफी कैसा है? अरे एफी का नाम ही एफी डबल आर ओ एफी। और अच्छा ये भी कैसा है? फेरो। इसको गरम करो, क्या करो? एक निश्चित तापमान मान लीजिए 970 के, प्लीज नोट मत करना, 970। एक निश्चित टेम्परेचर, इससे ऊपर ले जाओगे तो अचानक से इसका व्यवहार बदल जाएगा, फेरो से पैरा हो जाएगा। सो क्यूरी टेम्परेचर इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वो निश्चित तापमान है इसमें कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अचानक से पैरा जैसा व्यवहार करे। कहती बात ठीक है ना? शाबाश। अब जरा सुनिए, क्यूरी टेम्परेचर में अगर ग्राफ बनाएं किसके बीच का बेटा? अरे सिंपल बात है, टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच का ग्राफ बनाएं। तो कॉमन सेंस आंसर देना, डायरेक्टली की इनवर्सली। तो ये बढ़ेगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का ऐसे, ये पैरा के लिए। और ऐसा ही रहा फिर लिए भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी, अगर मैग्नेट फेरो है या मटेरियल फेरो है बेटा देखो, तो पहले टेम्परेचर के साथ ये तेजी से ग्राफ गिरेगा, फिर एक सडन रेंज के बाद इसका व्यवहार पैरा जैसा। ये बच्चे इधर ठीक है, ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एटीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड को अडॉप्ट करना चाहता है नहीं चाहता, ठीक है। टेम्परेचर, दोनों के बीच रिलेशन डायरेक्टली इनवर्सली। ये कौन सी टेम्परेचर है? जब तक वो फेरो था। हेलो क्या था? तो इसके बाद ये वाला ग्राफ किससे मैच कर रहा? तो फेरो से क्या बन गया? तो ये वो कौन सा टेम्परेचर जहां ऐसा हुआ? क्यूरी टेम्परेचर। तो ग्राफ डिसकंटीन्यूअस एट क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी मत लिख देना, T for temperature and its Curie temperature। पूरी लिखो बस तो बेटा, कमारे फेंक यार। बेटा स्ट्रेसेस कर बचा, लेकिन बहुत जरूरी कि आज की चीजों को पहले समझ सके। जल्दी नोट करो, सब पूछिए, सब 1 मिनट का समय देना, सब रिवाइज करो, तुरंत रिवाइज। चैप्टर ऐसा है नहीं बेटा जो कि बिल्कुल लॉजिकल वे में कनेक्टेड हो। इसको मटेरियल प्रॉपर्टी बेस है। हां जी, कोई टेम्परेचर में पैरा डायमैग्नेटिक में चेंज नहीं हो सकता? नहीं, ये डाया देखो, टेम्परेचर प्रॉपर्टीज को इस नाम से, टेम्परेचर आदतें बदल सकता है, स्वभाव नहीं। परिस्थितियां इंसान की आदतें बदल सकती हैं, स्वभाव नहीं। उसी बात में लागू होते हैं कि टेम्परेचर वेरी करके, फिजिकल कंडीशन वेरी करके आप उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, उसका नेचर चेंज। तो कभी भी कोई पैरा, जो पैरा है उसे पैरा मतलब प्यार, मैग्नेटिक फील्ड को प्यार, फेरो मतलब बहुत ही प्यार, और डाया मतलब नफरत, डाया मतलब नफरत। कौन सा? जिसको मोहब्बत है मैग्नेटिक फील्ड से उसे हमेशा, अबे यार इसको मोहब्बत है, मोहब्बत कम ज्यादा हो सकती है लेकिन नफरत में बदल क्योंकि फिजिक्स में धोखेबाजी का खेल। शाबाश, अब शांत रहो। हां, एक बार का टेम्परेचर बदलने से मतलब अगर वो कन्वर्ट हो गया, जैसे पैरो पैरा में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा पैरो में नहीं आता है। दोबारा टेम्परेचर वेरी हो जाए, बिल्कुल सही, उसे कूल करिए। ये डिपेंड करता है टेम्परेरी मैग्नेट है कि टेम्परेचर पर डिपेंड है। जैसे आपने जो मैग्नेट डिजाइन किया उसके दो कैटेगरी हो सकती है, टेम्परेरी या फिर इसकी बातें हम लोग कल करेंगे जब हम लोग हिस्टेरिसिस कर पढ़ेंगे। हां, पहले बताओ द डिवाइस फॉर डिवाइस मन से सब बातें देखो। सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखा, किस बाहरी फील्ड ने काम किया, सब्सटेंस के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज डेवलप करी, सब्सटेंस का एटीट्यूड कैसा। अच्छा बेटा, एक
इतनी बातों में एक बात जरा सा और लिख लो, कहीं छूट न रहे। एक छोटी सी बात, परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो सवाल आ गया तो परेशान लोग इतनी लिखते हैं, अरे भाई छोड़, एक सेकंड लगेगा तो बहुत अच्छे बच्चे समझाओ, मन लगा करिए वो कहाँ गया बेटा, या तो क्लास ही ना हो, बीच से ना जाओ, सुनता पता नहीं कहाँ। अरे यार चीजें बहुत है डिफिकल्ट भैया, कुछ तो लेवल होगा। 20 लाख 18 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन संख्या 20,000 लेकिन एक क्वेश्चन, कुछ तो लेवल एग्जाम का डरना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी यार, कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा बेटा। हाँ, टॉपिक में जितना इंटरेस्ट, जितना ह्यूमर डेवलप किया जा सकता है वो कोशिश करता हूँ, और आपके पार्टिसिपेशन से। लेकिन आपकी प्रेजेंस आवश्यक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए क्लास के प्रति। ट्रस्ट नहीं, आप सबसे आगे होंगे यदि क्लास के प्रति आपका एटीट्यूड यानी अगर आपके क्लास के प्रति सब्सिक्वेंटी पॉजिटिव है, अगर आप क्लास के प्रति पैरों ना सही पैरा ही सही, तो भी आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अगर तुम डाया निकले, जल्दी से बेटा परमिबिलिटी। अच्छा, परमिबिलिटी का परमिशन टाइप लग रहा है क्या? बिल्कुल सही, ये मतलब ही होता है परमिबिलिटी मतलब परमिशन। अच्छा बता आपका पहले समझ लो, परमिबिलिटी मतलब परमिशन, इसे आप म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यू नॉट एक्चुअली वैक्यूम की है, और म्यू किसी, मैं लिख दे रहा हूं, म्यू एम किसी मीडियम की है, और म्यू नॉट कहां की है बेटा? वैक्यूम। राइट, और म्यू का कनेक्शन है, म्यू बराबर 1 प्लस आई है, म्यू बराबर 1 प्लस, चेक कर क्या सही है, म्यू बराबर म्यू को मतलब यहाँ म्यू रिलेटिव्स है ना, ऐसे आप रख सकते हो बेटा कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन अभी इसको तुरंत क्लियर करते हैं। एक लाइन की बात, एक लाइन, टेबल किताबों में बनी होती तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, तो उसका टेबल समझ नहीं। इधर बहुत ध्यान से आंसर चाहिए मुझे, याद रखना। अच्छा ये बात समझना है यहाँ, ये किसी मीडियम की परमिबिलिटी, ये और दोनों के रेशियो का नाम परमिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिबिलिटी। मैं वैक्यूम में अलग होगी, मीडियम में लगाने पर बदल जाएगी। चलो नंबर बोल रहे हैं, आंसर बोलना। अगर सब्सटेंस डाया तो उसकी सब्सिट्यूबिलिटी कैसी होगी? खाली प्लस माइनस आंसर है ना, कैसी? और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, इक्वल टू 0 की ग्रेटर देन 0, लेस देन। अच्छा प्लीज सुनते रहो। लेस देन 0 का मतलब कैसा? हम लिख दे रहे हैं इस बात को नेगेटिव, लेकिन 0 से कम और -1 से बड़ा, 0 से कम लेकिन -1 से बड़ा, आंसर देना। अच्छा सर ये सब्सिट्यूबिलिटी नेगेटिव है, इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, सब्सटेंस का नाम पड़ गया डायमैग्नेटिक। अगर ये मामला 0 से -1 के बीच में है तो ये कितना होगा? बोलना। अच्छा सोचो, 0 से जो छोटा नंबर है, -1 से बड़ा, -1 नहीं, -1 को 0 के बीच का नंबर का 0.5 ले लें, -0.5, फिर -0.5 इज इक्वल टू +0.5, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से छोटा है। दिस नंबर will always lie between 0 to +1। हेलो, अरे भैया गणित है। अच्छा बायो वाले, ये बायो वाले सुनो, सब्सटेंस कौन सा है? सब्सटेंस कौन सा है? अच्छा डाया का एटीट्यूड कैसा? तो नेगेटिव का मतलब क्या? 0 से कम, लेकिन -1 से बड़ा। मेरी तरफ
बीच, इतनी बात ठीक है। अच्छा ससेप्टिबिलिटी परमिटिविटी का रिलेशन क्या है बोलना पड़ेगा। म्यू यानी परमिटिविटी बराबर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब जरा आंसर सोचो, अगर ये नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर लो तो 0 से छोटा हो -1 से बड़ा, अभी डेसिमल में आएगा, डेसिमल 0.5 0.6 0.7 आंसर बोलना। अच्छा अगर ये 0.5 हुआ माइनस का 0.5 तो 1 माइनस 0.5 प्लस का 0.5, अगर ये 0.3 हुआ माइनस का 0.3 आंसर बोलो 1 माइनस 0.3 0.7। क्या आंसर 0 से बड़े आ रहे हैं लेकिन 1 से कोई तरीका बेटा टेबल रटनी नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में ध्यान से रखना। अच्छा अच्छा इधर इधर हेलो सब्सटेंस कैसा, सब्सटेंस कैसा, पैरा, एटीट्यूड कैसा, क्या मैग्नेटिक फील्ड में खुश है, एडॉप्ट करना चाहता है, फीलिंग स्ट्रांगली, तो एटीट्यूड है तो पॉजिटिव, तो ससेप्टिबिलिटी 0 से बड़ी बेटा, 0 से बड़ी का मतलब ही पॉजिटिव होता है। ए 0 से छोटे वाले नेगेटिव, 0 से बड़े वाले ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस कैसा है 1 से। अब अगर 0 से 1 के बीच की कोई भी संख्या, बेटा एक टेबल बना नहीं पाओगे, ट्रस्ट में आपको सिखाएगा, सुनो ध्यान से। ये 0 से 1 के बीच की कोई संख्या ले लो, क्या ले लो 0.5 ले लो, और इसमें 0.5 रख लो, 0.5 प्लस 1 1.5, तो आपकी बात परमिटिविटी कम से कम 1 से, तो या 1 के छोटे 0 से 1 के बीच का कोई पॉजिटिव नंबर अगर यहां रख दोगे तो ये आंसर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 1 से बड़ा, लेकिन 2 से छोटा। क्या कहते हैं यार? आखिरी क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को देख के बदला गया? क्या ये स्वयं मैग्नेट बनना चाहता है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अंदर जाने देगा, हल्का फुल्का जाने देगा, पूरा पूरा? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एटीट्यूड कैसा, पॉजिटिव की बहुत पॉजिटिव। तो आपकी बात जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से काफी बड़ी, ऐसे लिखोगे। दूसरा एरो मत लगाना, अब काफी बड़ी बेटा कुछ नहीं आ सकता, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक के सारे नंबर आ सकते हैं। अच्छा ये बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, इसमें हेलो इसमें क्या जुड़ जाए कि म्यू बन जाए, इसमें 1 जुड़ जाए तो म्यू बन जाए, यानी इसमें 1 जोड़ दो। अच्छा जो बड़ा नंबर है उसमें अगर 1 बढ़ा दोगे तो क्या सब और बड़ा हो जाएगा, तो इसका एटीट्यूड फिर वैसा रहेगा कि म्यू आर इज आल्सो वेरी ग्रेटर देन 0, इसी तरह से पढ़ो। अब ऐसे इस एरो को कंटिन्यू भी कर सकते हो, 1 बढ़ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़ा है बड़ा रहेगा। जैसे ये वैल्यू हो सकती है 1 2 सो ऑन, हो जाएगी 2 3 सो ऑन।